को बताया गया था ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बताया गया था, जो ग्रेविटेशनल वेव यानी कि गुरुत्वीय तरंगों के बारे में कल मैंने आपको डिस्कस किया था, और मैंने बताया था गुरुत्वीय तरंगों की खोज हो चुकी है, और गुरुत्वीय तरंगों की खोज करने के लिए भारत में भी ऑब्जर्वेटरी वेधशाला बनाई गई है। तो गुरुत्वीय तरंगों की जब खोज हुई 2015 में, तो 2017 का जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया, 2017 का वो पुरस्कार दिया गया 3 लोगों को, रेनर वेस, पैरी सी बारिश और किप एस थ्रोन। ये 3 लोग ऐसे थे जिनको इस गुरुत्वीय तरंगों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरुत्वीय तरंगों की खोज के लिए, गुरुत्वीय तरंगों की खोज के लिए वर्ष 2017 का, वर्ष 2017 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, वर्ष 2017 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रेनर वेस, रेनर वेस, रेनर वेस, पैरी सी बारिश, पैरी सी बारिश और किप एस थ्रोन, किप एस थ्रोन को दिया गया, किप एस थ्रोन को दिया गया। नोट कर लिया बच्चों, आधा पुरस्कार इनको दिया गया इसका, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका था, बाकी 1/4 इनको दिया गया। तो मान लो 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो 5 करोड़ रेनर वेस्ट को दिया गया, बैरी सी बारिश और किप थ्रोन को 2.5 करोड़ रुपए दिया गया, ये लिखा हुआ है। चलो ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं एक नए एक आखिरी टॉपिक पर, नए टॉपिक पर, स्पेस टेक्नोलॉजी के, आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन बच्चों याद रखिएगा, आर्टेमिस मिशन ये नासा का एक मिशन है जो भविष्य में मानवता को फिर से चंद्रमा पर उतारने की योजना है। जैसा कि आपको पता होगा कि अमेरिका यानी नासा जो है वो आज से लगभग 40 साल पहले जो है वो 40 50 साल पहले चंद्रमा पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को, अपने जो अंतरिक्ष यात्री थे उनको भेजता था, वहां पर उनके अंतरिक्ष यात्री लैंड करते थे, वहां पर गाड़ी चलाते थे, टहलते थे, घूमते थे, वहां के नमूने इकट्ठा करते थे। तो ये सारी चीजें आज से 40-50 साल पहले चलती थी, लेकिन 40-50 सालों में कुछ कारणों की वजह से उनका जो मून पर लैंडिंग का जो मिशन था वो रुक गया, वो नहीं हो पाया। तो फाइनली अब जो है नासा फिर से जो है वो चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहा है, चंद्रमा पर लैंड करने की तैयारी कर रहा है, और इसी चंद्रमा पर लैंड करने की नासा की इस योजना को, परियोजना को आर्टेमिस मिशन के नाम से जाना जा रहा है। तो आर्टेमिस मिशन की अगर बात की जाए बच्चों, तो आर्टेमिस मिशन क्या है? नासा का मिशन है। किसका मिशन है? नासा का मिशन है, और वापस चंद्रमा पर जाने का मिशन है, वापस चंद्रमा पर लैंड करने का मिशन है। तो इस आर्टेमिस मिशन को बच्चों 3 स्टेप में अभी डिफाइन किया गया, मतलब 3 स्टेप में इसको बांटा गया है। एक कहा गया है आर्टेमिस 1 मिशन। आर्टेमिस 1 मिशन ध्यान से समझिएगा, फिर नोट करिएगा, ठीक है? अगर नोट करते हुए करेंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे। तो आर्टेमिस मिशन मैंने क्या बताया कि मनुष्य का, मानवता का फिर से चांद पर लैंड करने का ये मिशन फ्यूचर में होने वाला है, नासा का मिशन है। इसको 3 भागों में बांटा गया, बिल्कुल एक एक चीज समझ लीजिएगा, बिल्कुल 100%। आर्टेमिस 1 मिशन जो है उसमें मिशन ये था कि हम अर्थ से यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा पर अपना एक यान, अंतरिक्ष यान भेजेंगे। ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी से जाएगा और पृथ्वी से जाकर चंद्रमा की ऑर्बिट में, चंद्रमा की कक्षा में जाएगा, चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा और फिर वापस पृथ्वी पर वापस चलाएगा। तो ये आर्टेमिस 1 मिशन कहलाएगा, ठीक है? जिसमें हम क्या भेजेंगे? एक ऑर्बिटर भेजेंगे, ठीक है? एक रिटर्न ऑर्बिटर भेजेंगे, ऑर्बिटर मिशन होगा, रिटर्न ऑर्बिटर मिशन। ये रिटर्न ऑर्बिटर मिशन होगा जो चंद्रमा की कक्षा में जाएगा, उसका चक्कर लगाएगा और वापस आ जाएगा। इसके अंदर इंसान नहीं जाएंगे, इसके अंदर इंसान नहीं जाएंगे, यानी कि मानव को नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ एक यान होगा जो जाएगा चंद्रमा की ऑर्बिट में, चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा, वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। तो ये मिशन जो है वो आर्टेमिस 1 कहलाएगा, और ये मिशन जो है 2022 में ये मिशन कंप्लीट हो गया, ठीक है? नवंबर 2022 में ये मिशन जो है वो सफल हो गया। तो ये सफल मिशन हुआ आर्टेमिस 1। अब हम लोग आर्टेमिस 2 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो नासा है वो आर्टेमिस 2 मिशन की तैयारी कर रहा है। ये आर्टेमिस जो 2 मिशन है, इसमें क्या होगा? इसमें माना यह जा रहा है कि इसमें पृथ्वी से कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को यान में बैठाकर, कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को यान में बैठाकर हम क्या करेंगे? चंद्रमा की ऑर्बिट में भेजेंगे। चंद्रमा की ऑर्बिट में ये चक्कर लगाएगा यान, हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाकर, और चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर लगाकर कुछ दिन के बाद वापस जो है पृथ्वी पर लैंड कर जाएगा। तो इस तरीके से ये जो आर्टेमिस 2 मिशन होगा ये मानव ऑर्बिटर मिशन होगा, मानव ऑर्बिटर मिशन होगा, यानी कि इसमें जो है वो चंद्रमा की ऑर्बिट में जो है वो इंसान जाएंगे, लेकिन वहां पर लैंड नहीं करेंगे, वहां पर उतरेंगे नहीं चंद्रमा पर, बस उनकी ऑर्बिट में जाएंगे, चक्कर लगाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये मानव ऑर्बिटर मिशन होगा। मोस्ट प्रॉब्ली इसको 2025 में हमने प्लान किया था, पहले 2024 में प्लान किया था, लेकिन कुछ कमियों की वजह से 2025 में प्लान किया था। लेकिन अभी परसों न्यूज आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2026-27 से पहले ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो 2026 से लेकर 2027 तक होने की संभावना है, ठीक है? फिर इसके बाद अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हम आर्टेमिस 3 मिशन नासा भेजेगा। आर्टेमिस 3 मिशन में क्या होगा? आर्टेमिस 3 मिशन में
वो मानव यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से भेजा जाएगा, जो पृथ्वी से भेजे जाने पर क्या करेंगे, चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएंगे, फिर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा की सतह पर लैंड करेंगे। तो इस तरीके से इंसान को जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड कराने का प्लान है आर्टेमिस 3 मिशन में, जो अभी जहां तक दिख रहा है 2028 से 2030 के बीच में होने की संभावना है। तो ये मानव ऑर्बिटर मिशन नहीं होगा, बल्कि मानव लैंडर मिशन होगा। ठीक है, लैंड करेगा मानव कहां पर, चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। ठीक है, तो मानव और लैंडर मिशन इसे कहा जाएगा। तो ये 3 स्टेप में बांटा गया है। पहला मिशन सफल हो चुका है, आर्टेमिस 2 जो है भविष्य में 2026-27 में भेजा जाएगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट जाएंगे तो लेकिन चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाकर वापस आ जाएंगे। आर्टेमिस 3 जो मिशन है, इस मिशन में क्या होगा, चंद्रमा की कक्षा में सिर्फ चक्कर नहीं लगाएंगे बल्कि मानव को चंद्रमा की सतह पर लैंड कराया जाएगा। ठीक है, लैंड कराया जाएगा। और अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो फ्यूचर में फिर हम लोग वहां पर कॉलोनी भी बसाएंगे, वहां पर रहेंगे भी, वो सब आगे का काम होगा। लेकिन अभी ये 3 मिशन है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। ठीक है, जिसमें एक सफल हो चुका है और 2 अभी भविष्य में भेजे जाने बाकी हैं। बाकी इसमें जो स्पेसक्राफ्ट है यानी अंतरिक्ष यान जो यूज किया जा रहा है, उस अंतरिक्ष यान का नाम है ओरियन। क्या नाम है बच्चों, ओरियन। तो ये ओरियन नाम का ये स्पेसक्राफ्ट जो आप लोग देख रहे हैं, ये ओरियन नाम का स्पेसक्राफ्ट, जिसमें हम लोग अंतरिक्ष यात्रियों को बैठाकर भेजने का काम करेंगे। ये ओरियन नाम का स्पेसक्राफ्ट है जो कि जाएगा आपके चंद्रमा में। बाकी एक स्पेशल रॉकेट की मदद से इसे भेजा जाएगा। इस अंतरिक्ष यान को एक स्पेशल रॉकेट की मदद से भेजा जाएगा, जिसे नाम दिया गया है स्पेस लॉन्च सिस्टम। क्या कहा गया बच्चों, स्पेस लॉन्च सिस्टम कहा गया है। तो स्पेस लॉन्च सिस्टम या SLS कहा गया है। इस SLS की मदद से ओरियन को भेजा जाएगा चंद्रमा की कक्षा में भेजने का काम किया जाएगा। तो इसमें स्पेसक्राफ्ट जो यूज हो रहा है उसका नाम ओरियन है, और जो लॉन्च व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान या रॉकेट यूज हो रहा है वो है स्पेस लॉन्च सिस्टम। माना जा रहा है कि आर्टेमिस 3 में स्पेस एक्स कंपनी का जो रॉकेट अभी आप लोग काफी चर्चा में सुन रहे होंगे, स्टारशिप रॉकेट, अभी आप लोग ये काफी चर्चा में है। स्पेस एक्स कंपनी का जो है इलॉन मस्क की कंपनी है, इलॉन मस्क की कंपनी स्टारशिप वो स्पेस एक्स है। तो स्पेस एक्स कंपनी का स्टारशिप रॉकेट जो दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है, सबसे बड़ा रॉकेट है, उसकी मदद से आर्टेमिस 3 भेजने की संभावना है। तो आर्टेमिस 3 जिसकी मदद से हम इंसानों को वहां पर लैंड कराएंगे, वो मोस्ट प्रोबब्ली स्टारशिप से लैंड कराएंगे। उसमें हम लोग ये ओरियन का यूज नहीं करेंगे। ओरियन का यूज आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस 2 में करेंगे। आर्टेमिस 3 में हम स्पेस एक्स कंपनी के स्टारशिप का यूज करेंगे। ठीक है, ये अभी प्लान है। इसके अलावा जो आर्टेमिस 2 है, जिसमें हम इंसानों को ऑर्बिट में भेजने जा रहे हैं, यानी कि चंद्रमा की कक्षा में भेजने जा रहे हैं, उसमें ये अंतरिक्ष यात्री हैं जो जाएंगे आर्टेमिस 2 मिशन में, जो कि चंद्रमा का ऑर्बिटर मिशन होगा इंसानों का। उसमें इसको भेजा, इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को प्लान किया गया है, इनको अलग किया गया है। इन 4 अंतरिक्ष यात्री जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा चंद्रमा की कक्षा में। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि ये आर्टेमिस मिशन क्या है और आर्टेमिस मिशन कैसे काम करेगा और क्या इसका लक्ष्य है। ठीक है बच्चों, तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जल्दी से 2 लाइन में लिख लीजिए, वरना लिख नहीं पाओगे तुम, मुझे यकीन है। कुछ लोग तो लिख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इस इंतजार में रहते हैं कि जब तक ABCDEFG टाइप के सर ना लिखवाएंगे तब तक हम अपनी मेहनत, अपनी चीजें वो खर्च नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं सारी मेहनत जो है वो गुरुजी करे, सारी मेहनत जो है वो यूपीएससी वाला, PW ओनली IAS यूपीएससी वाला को हमने पैसा दे दिया है, मेहनत ये करें और फिर बाकी क्या होगा, लबासना कलम चलानी पड़ेगी, बहुत खाइए तो जाकर जो है वो पूरे, तभी सपने पूरे होंगे। नहीं सुना बिल्कुल तहलका में, उसने दुनिया में इतिहास मेहनत की, इतना ज्यादा तुम्हारा जो तुम्हारे वो कर रहा जीतता है, समझ गया वो जीत गया, वर्ल्ड चैंपियन चेंज किया, उसको लाइन से लगाया, जबकि वो ना लगाता। पता नहीं कितने लोग उसकी गोटियां लगाने के लिए लाइन में आ जाते, लेकिन उसने अपनी डिसिप्लिन दिखाई कि वहीं बैठा रहा और उसने पहले सारी गोटियां लगाई, सब उसको सही से रखा। ठीक है, उसके बाद उसने जो है वो मतलब वहां से हटा, जब तक वो अरेंज नहीं कर दिया वहां से नहीं हटा, वरना पता नहीं कितने लोग अरेंज कर देते। लेकिन ये डिसिप्लिन उसका दिखाता है। तो जब तक डिसिप्लिन नहीं होगी, उसकी मेहनत दिखा समझ में आ रही है, ठीक है, तो कोशिश करिए कि अपने शब्दों में लिखने की कोशिश है। लेकिन एक दिन अच्छी जरूर, आज बुरी लगेगी लेकिन एक दिन अच्छी लगेगी। ठीक है, कोशिश करो। एक बार सर ने समझा दिया, ठीक पढ़ाते तो बहुत अच्छा है। चलो, तो इस तरीके से सारी चीजें कर लीजिए। तो इतना एक नासा का चंद्रमा पर वापस लौटने का मिशन है, या नासा का मानव को चंद्रमा पर वापस भेजने का मिशन है, या नासा का मानव को चंद्रमा पर वापस भेजने का मिशन है जिसके 3 चरण हैं, जिसको 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, अब बाकी उसके नीचे पहला चरण ये वाला लिख लीजिएगा, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहले चरण में सिर्फ ऑर्बिटर मिशन होगा, इंसान नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरे में इंसान जाएगा, ऑर्बिट में घूमेगा, वापस आ जाएगा। तीसरे चरण में लैंडर मिशन होगा, जो इस बार इंसान जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। ठीक है, ये तीनों चीजें अच्छे से लिखने की कोशिश करना। ठीक है, क्या प्रकाश तुमको बेइज्जती ना पसंद हो तो बताओ, ना किया करें तुम्हारी बेइज्जती। और वैसे भी नोट कर लीजिए बच्चों, इसको ऐसे अपने शब्दों में नोट करिए। जयप्रकाश इतनी इज्जत वाले हैं कि इनको बेइज्जती लगती है मेरी बात। बहुत बढ़िया। गुरु की बात तो आपने ये भी देखा होगा, डी गुकेश जो है जब बाहर निकला है जीतकर, तो सबसे पहले अपने पिता के गले मिला है और वहीं पर बगल में उसके गुरु खड़े थे, तो सब जाके गुरु के साथ गले मिलकर वो रोया है। तो इससे क्या पता चलता है कि पिता और गुरु क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, जैसे पिता सोचता है वैसे गुरु भी सोचता है। पिता को आपसे कुछ नहीं चाहिए, पिता तो तुमको बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, और अगर तुम कुछ नहीं करोगे तब भी तुम्हें आगे भी पाल देगा। ठीक है, जब तुम्हें इतना बड़ा कर दिया तो आगे भी पाल देगा। ठीक है, गुरु भी ऐसा ही होता है। ठीक है, उसको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन एक्जैक्टली क्या है, गुरु पिता को बस चाहिए ये, उसको नाम चाहिए, उसको ये चाहिए कि डी गुकेश का मैं पिता हूं, डी गुकेश का मैं गुरु हूं। ठीक है, क्योंकि उसका नाम आपके नाम से जुड़ा हुआ है।
तो उस वीडियो में देखिएगा, पहले पिता से गले मिलता है, वहीं बगल में गुरु खड़े रहते हैं, उनसे गले मिलता है, ठीक है, और रोता है। तो एक्जैक्टली हम लोग क्या है, आप जो है हजारों लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कल सफल हो जाएंगे तो मैं कहूंगा कि अरे मेरा स्टूडेंट है जो आईएएस वहां का डीएम है ना, वो मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, वो वहां का आईपीएस है ना, मेरा स्टूडेंट, तब मुझे गर्व होगा, बस वही गर्व है। क्या तुम मुझे डीएम बनने के बाद पैसा भेज दोगे क्या हर महीने 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए? कुछ नहीं, लेकिन एक्जैक्टली सिर्फ नाम की बात होती है। पिता तुमको बड़ा कर दिया, तुम उसको क्या पैसे भेजोगे, ठीक है, वो कहेगा भैया तुम अपना खाओ कमाओ मस्त रहो, बस मेरा नाम जुड़ा रहना चाहिए कि मेरा, मैं इसका पिता हूं। तो इस तरह से समझिए बच्चों। बहुत बढ़िया श्वेता, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। तो ये लिख लीजिए बच्चों, जिस अंतरिक्ष यान से इसको भेजा जाएगा उसका नाम ओरियन है, और जिस रॉकेट से इसको भेजा जाएगा उसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, स्पेस लॉन्च सिस्टम, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो रॉकेट का जो यूज किया जा रहा है उसका नाम स्पेस लॉन्च सिस्टम है, अंतरिक्ष यान का जो यूज किया जा रहा है उसका नाम ओरियन है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर। और ये भी नोट कर लीजिएगा, आर्टेमिस जो ये आर्टेमिस 3 मिशन होगा, आर्टेमिस जो 3 मिशन होगा उसको लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स कंपनी के स्टारशिप रॉकेट से, ठीक है, नोट कर लीजिए कि जो आर्टेमिस 3 मिशन होगा जिसमें हम इंसान को चंद्रमा की सतह पर लैंड कराएंगे, ठीक है, उसको भेजा जाएगा स्पेस एक्स कंपनी के स्टारशिप रॉकेट से, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। बहुत बढ़िया पूजा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपक। बहुत दिनों से पढ़ाई करी, बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें जानी, हम लोगों ने स्पेस सैटेलाइट के बारे में पढ़ा, सैटेलाइट के बारे में सैटेलाइटों को पहचाना, फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने हमारे जो इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है उनको पढ़ा, फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने लॉन्च सिस्टम यानी कि प्रक्षेपण यानों के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने भारतीय अंतरिक्ष मिशन जो भेजे गए हैं उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल करी उनके बारे में पढ़ा, फिर फ्यूचर में जो भारतीय अंतरिक्ष मिशन भेजे हैं उनके बारे में पढ़ा, इसके अलावा कुछ नासा के इंपॉर्टेंट मिशन पढ़े, ठीक है, भविष्य में भेजे जाने वाले मिशन के बारे में पढ़े। तो बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा समझा स्पेस टेक्नोलॉजी में। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है रक्षा प्रौद्योगिकी या रक्षा प्रौद्योगिकी। तो याद रखिएगा, रक्षा प्रौद्योगिकी आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन इससे सवाल जरूर पूछे जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी, जिसमें सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों, हम लोग मिसाइल के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, नया टॉपिक है, नया टॉपिक कौन सा है, रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। और इस डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मिसाइल के बारे में, ठीक है, मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी और मिसाइल। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाइल क्या है देखते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से पढ़ोगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखना सारे, अभी तक तुम लोगों के पास सारा स्पेस के बारे में सारी जानकारी तुम्हें हो चुकी है, अब देखना तुम डिफेंस एक्सपर्ट बनने जा रहे हो, तुम रक्षा प्रौद्योगिकी के जो एक्सपर्ट बनने जा रहे हो। एक से एक मिसाइलों के बारे में बताऊंगा, कौन सी मिसाइल कैसे काम करती है, कौन सी मिसाइल भारत के पास है, कौन सी मिसाइल हम विदेशों से ले रहे हैं, सबके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, बहुत मजा आएगा। बस अब शांति से समझिए मैं क्या बता रहा हूं, उसके बाद जब मैं नोट करने का मौका दूंगा तब आप नोट करिएगा। अभी बिल्कुल पेन कॉपी रोक दीजिए, कमेंट में जो कमेंटिंग कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए और शांति से देखिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग मिसाइल या हिंदी में से प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, मिसाइल या इसे क्या कहा जाता है बच्चों, प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। तो इस तरीके की बच्चों मिसाइल आपको दिखाई पड़ती है, ये जो मिसाइल आपको दिखाई पड़ती है बच्चों, इस मिसाइल में ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग कहलाता है आपका वॉर हेड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वॉर हेड कहलाता है, वॉर हेड कहलाता है। तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये वॉर हेड कहलाता है, और इस वॉर हेड के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, इस वॉर हेड के अंदर रखा होता है एक चीज जिसे बोलते हैं WMD। WMD का मतलब होता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं WMD, यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन, ठीक है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखा होता है। इसका हिंदी में अनुवाद होता है सामूहिक विनाश के हथियार। क्या कहा जाता है इसे, सामूहिक विनाश के हथियार, सामूहिक विनाश के हथियार। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो मिसाइल होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है। इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है ये वॉरहेड कहलाता है, और इसी वॉरहेड के अंदर WMD रखा होता है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखा होता है, यानी सामूहिक विनाश के हथियार रखे होते हैं। सामूहिक विनाश के हथियार वो हथियार कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो कि एक साथ छोड़ने पर, एक साथ इनसे हमला करने पर सामूहिक रूप से लोगों की जान जाती है। बहुत सारी मात्रा में लोग जो है मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है अगर इन हथियारों से हमला किया जाए, ठीक है। तो ऐसे हथियार जिनके कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती है, 10-20 नहीं बल्कि 1000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों की मौत हो सकती है। तो ऐसे हथियारों को सामूहिक विनाश के हथियार कहते हैं या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं, जो हमारी मिसाइलों के वॉरहेड पर लगा होता है। वॉरहेड मतलब ये ऊपरी वाला भाग, यहीं पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लगा होता है। बाकी जो मिसाइल्स होती हैं बच्चों, इसका जो ये नीचे वाला भाग होता है, यहां तक जो आप भाग देख रहे हैं, ये नीचे वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये जो भाग होता है, ये जो नीचे वाला, ये यहां से यहां तक का भाग देख रहे हैं, ये जो है हमारा जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि ईंधन तंत्र होता है। ईंधन तंत्र मतलब कि यहीं पर जो है प्रपल्शन सिस्टम होता है, यानी कि यहीं पर क्या होता है, इंजन लगे होते हैं, और ये इंजन जो है अलग अलग ईंधनों से चलते हैं। तो अलग अलग, जैसे हम लोगों ने PSLV GSLV में देखा था ना, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है कि सॉलिड और लिक्विड, या सॉलिड के बाद लिक्विड, या लिक्विड के बाद सॉलिड, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है एक जो मिसाइल है वो सिर्फ ठोस ईंधन से चले, एक मिसाइल है जो सिर्फ तरल ईंधन से चले, एक मिसाइल है जो कि सिर्फ क्रायोजेनिक ईंधन से चले, और हो सकता है एक मिसाइल एक ठोस और तरल दोनों ईंधनों से चले। तो डिपेंड करता है, मतलब इसमें फिक्स नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने PSLV GSLV में देखा था। लेकिन ईंधन उसी तरह से यूज होते हैं इसके अंदर, यहां से लेकर यहां तक का ईंधन तंत्र होता है। और इस ईंधन तंत्र के अंदर मेरे प्यारे बच्चों 3 तरीके के ईंधन यूज किए जाते हैं। ठोस ईंधन यूज किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले कक्षाओं में बताया है। ठोस ईंधन कौन सा यूज किया जाता है, STPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में, इस ईंधन के बारे में ऑलरेडी हम लोग जब स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहां
वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद इसके मिसाइलों के अंदर तरल ईंधन भी यूज होता है। तरल ईंधन जो यूज किया जाता है वो यूडीएमएच यूज किया जाता है, और तीसरा जो है वो क्रायोजेनिक ईंधन यूज किया जाता है। और ये जो क्रायोजेनिक ईंधन होता है ये इसमें तरल हाइड्रोजन, इसके बारे में सब कुछ में डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं, तरल हाइड्रोजन और साथ ही साथ तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो जो मिसाइलें होती हैं बच्चों प्रक्षेपास्त्र होते हैं, ये या तो ठोस ईंधन से चलते हैं, या तो तरल ईंधन से चलते हैं, या तो क्रायोजेनिक ईंधन से चलते हैं, या मिक्सर ऑफ ईंधनों से चलते हैं, यानी कि मिक्सिंग ऑफ ईंधनों से चलते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि इसमें जो मिसाइल हो वो सिर्फ एक इंजन से चले, हो सकता है 3 इंजन लगाए जा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 इंजन लगाया गया है तो ये स्टेज 1 कहलाएगा। ठीक है, स्टेज 1 कहलाएगा, यानी कि चरण 1 कहलाएगा। अगर दूसरा चरण है, 2 इंजन लगे हुए हैं तो चरण 2 चरण वाला मिसाइल कहलाएगी। अगर 3 इंजन लगे हुए हैं तो चरण 3 चरण वाली मिसाइल कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें डिपेंड करता है मिसाइल को आप कितनी लंबी दूरी पर भेजना चाहते हैं। मान लीजिए बहुत लंबी दूरी पर भेजना चाहते हैं तो 3 चरण वाली मिसाइल यूज करेंगे, यानी 3 इंजन लगे होंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि थोड़ी दूरी पर भेजना चाहते हैं तो सिर्फ सिंगल स्टेज यानी एक ही चरण से आप काम चला लेंगे ना। तो ये डिपेंड करता है, ये इसमें पीएसएलवी जीएसएलवी की तरह जरूरी नहीं है कि 3 चरण या 4 चरण यूज किए जाए। इसमें थोड़ी दूरी पर भेजना है सिर्फ सिंगल स्टेज यूज कर सकते हैं, थोड़ी ज्यादा दूरी पर भेजना है डबल स्टेज यूज करते हैं, ज्यादा और दूरी पर यूज करना है 3 चरण यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है हम कितनी दूरी पर भेजना चाहते हैं। बाकी जो है 3 तरीके के इंजन वो ईंधन यूज होते हैं, ठोस ईंधन, एसटीपीबी तरल ईंधन, यूडीएमएच और साथ ही साथ क्रायोजेनिक ईंधन तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन से चलता है। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल मिसाइल क्या है? मिसाइल एक बार एक लाइन में लिख लीजिए, प्रक्षेपास्त्र लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको उतारिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र, लिख लीजिएगा मिसाइल अथवा प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल अथवा प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल अथवा प्रक्षेपास्त्र एक ऐसा ऐसा रॉकेट है, एक ऐसा रॉकेट है, रॉकेट अथवा व्हीकल है, एक ऐसा रॉकेट अथवा व्हीकल है, एक ऐसा रॉकेट अथवा व्हीकल है जो दुश्मन के लक्ष्य को, जो दुश्मन लक्ष्य को सामूहिक विनाश के हथियारों से, जो दुश्मन के लक्ष्य को सामूहिक विनाश के हथियारों से भेदने का कार्य करता है, सामूहिक विनाश के हथियारों से भेदने का कार्य करता है। ठीक है, करता है। इसका ऊपरी भाग वॉरहेड कहलाता है, इसका ऊपरी भाग वॉरहेड कहलाता है, इसका ऊपरी भाग वॉरहेड कहलाता है, जिसमें सामूहिक विनाश के हथियारों को रखा जाता है, जिसमें सामूहिक विनाश के हथियारों को रखा जाता है, जिसमें सामूहिक विनाश के हथियारों को रखा जाता है, तथा यह विभिन्न प्रकार के ईंधनों से, विभिन्न प्रकार के ईंधनों तथा यह विभिन्न प्रकार के ईंधनों, ठोस, तरल, क्रायोजेनिक, ब्रैकेट में लिखिएगा इसे, ठोस, तरल, क्रायोजेनिक, विभिन्न प्रकार के ईंधनों, ब्रैकेट में लिखिएगा ठोस, तरल, क्रायोजेनिक, ब्रैकेट क्लोज, से चलता है, तथा एक चरण वाली तथा एक चरण अथवा विभिन्न चरण का हो सकता है, तथा एक चरण अथवा विभिन्न चरण का हो सकता है, एक चरण अथवा विभिन्न चरण का हो सकता है। ठीक है, तो इतनी बात नोट कर ली बच्चों, और इसको जल्दी से उतार लीजिए, जल्दी से ऐसे बना भी लीजिए। ठीक है, ऊपर वॉरहेड, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक विनाश के हथियार, प्लस ये पूरा बना लीजिए, चरण 1, चरण 2, चरण 3, ईंधन तंत्र, एसटीपीबी, ये सारी चीजें बना लीजिए। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर हम मैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को भी पढ़ाता हूं, बताता हूं क्या है। अगर पाकिस्तान तक भेजना चाहती हो होलिका यादव तो एक चरण से भी काम चला सकती हो, डिपेंड करता है कहां से भेजोगी। ठीक है, मान लो कि हम अमृतसर से भेजना चाहते हैं तो एक चरण से वो काम चल जाएगा, उड़ीसा से भेजना चाहती हो तो 2 चरण 3 चरण लगाने पड़ेंगे। इसको बना लीजिए बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर, कैसी मिसाइल दिखती है, बिल्कुल सबको क्लियर, मजा आ रहा है इस चीज को जानकर। हो गया बच्चों, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये वॉरहेड है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो वॉरहेड है इसमें रखा होता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वॉरहेड में क्या रखा होता है बच्चों? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक विनाश के हथियार। तो बच्चों ये वॉरहेड में जो सामूहिक विनाश के हथियार रखे होते हैं ये क्या होते हैं जरा समझिएगा। तो ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहलाता है, सामूहिक विनाश का हथियार कहलाता है। अब ये सामूहिक विनाश के जो हथियार होते हैं ये होते क्या हैं जो वॉरहेड में रखे रहते हैं, इसे समझिए। ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा, कलम रोक के समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कलम भी चलाते रहोगे, टाइपिंग भी करते रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सामूहिक विनाश के हथियार या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है टिप्पर वॉरहेड में, ये क्या होता है इसे समझने की कोशिश करिए बच्चों। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में एक चीज आती है, टाइप होता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, सामूहिक विनाश का हथियार का, जिसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय हथियार। क्या बोलते हैं? नाभिकीय हथियार, न्यूक्लियर कह सकते हैं आर्मामेंट या नाभिकीय हथियार।
अब ये जो नाभिकीय हथियार होते हैं बच्चों, ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं नाभिकीय हथियार। एक परमाणु बम होता है, ठीक है, परमाणु बम। परमाणु बम जो है कहीं पर जब गिराया जाता है तो ये यूरेनियम से या प्लूटोनियम से बनता है, और यूरेनियम प्लूटोनियम से बनने वाला परमाणु बम जब कहीं पर गिरता है इस मिसाइल की मदद से, तो वहां पर लाखों लोगों की जान मारने में सक्षम होता है। तो परमाणु बम भी एक प्रकार का सामूहिक विनाश का हथियार है जो कि नाभिकीय हथियारों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा परमाणु बम जैसा ही एक बम होता है जो परमाणु बम से भी हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन बम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बम बोलते हैं। हाइड्रोजन बम जो है हाइड्रोजन से बनता है, और ये हमारे परमाणु बम से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। अगर कहीं गिरा दिया जाए तो कई लाख लोग जो है वो मौत के घाट उतर जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन बम हो या परमाणु बम हो, ये नाभिकीय हथियार कहलाते हैं, और यही नाभिकीय हथियार एक टाइप ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, सामूहिक विनाश के हथियार है, जिसे हम लोग वॉरहेड के अंदर रखते हैं। तो इसका मतलब आप समझ में आया होगा जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है वॉरहेड है। वॉरहेड के अंदर ही हम लोग क्या रखते हैं? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उसका एक टाइप होता है परमाणु बम या हाइड्रोजन बम, यही रख देते हैं, और फिर इसकी मदद से हम किसी दूसरे देश पर हमला करके वहां पर परमाणु हमला या नाभिकीय हमला बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक टाइप होता है नाभिकीय हथियार, या सामूहिक विनाश के हथियारों का एक टाइप होता है नाभिकीय हथियार, और नाभिकीय हथियार में दो होते हैं, एक परमाणु बम और दूसरा हाइड्रोजन बम। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मेरे प्यारे बच्चों अगर बहुत अच्छे से समझोगे तो ये तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, किसी के सामने तुम्हें बार बार जो है पूछने की जरूरत नहीं होगी, ना किताब खोलने की, यहीं पर रट जाएगा, और रट जाए तो बताना मजा आ गया। ठीक है, अगर ध्यान से सुनो तुम। ठीक है, अब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो दूसरा टाइप होता है उसे बोलते हैं बच्चों रासायनिक हथियार। क्या बोलते हैं? रासायनिक हथियार। ठीक है, रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियारों की अगर बात की जाए, केमिकल वेपन इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये रासायनिक हथियार कई टाइप के होते हैं बच्चों, कई टाइप के होते हैं। इसमें पहला टाइप जो रासायनिक हथियार होता है ये ब्लिस्टर एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ब्लिस्टर एजेंट कहलाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर एजेंट। ठीक है, ब्लिस्टर एजेंट कहलाता है। और ये जो ब्लिस्टर एजेंट होता है, ठीक है, ब्लिस्टर एजेंट होता है, ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोले पड़ जाना। क्या होता है बच्चों? फफोले पड़ जाना। अगर ऐसा रसायन जिसको मिसाइल में रखकर मारा जाए तो जहां पर गिरे वहां के लोग जब इस केमिकल के रसायन के संपर्क में आए तो उनकी पूरी बॉडी पर फफोले पड़ जाए। ठीक है, फफोले पड़ जाए, उनकी पूरी बॉडी सड़ जाए और फिर उसकी मौत हो, तो ऐसे केमिकल जो कि बॉडी पर फफोले उत्पन्न कर देते हैं और उसकी वजह से लोगों की मौत होती है, तो ऐसे केमिकल को ब्लिस्टर एजेंट या रसायन को ब्लिस्टर एजेंट बोलते हैं। ऐसा ही ब्लिस्टर एजेंट का उदाहरण है, उसका नाम है मस्टर्ड गैस। क्या होती है बच्चों? मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस एक प्रकार का केमिकल है जिससे हमला करने पर, जहां पर भी हमला किया जाएगा वहां के लोगों के शरीर पर ब्लिस्टर पड़ जाएंगे, यानी फफोले पड़ जाएंगे। ठीक है, और लोगों की मौत होगी। दूसरे टाइप का बच्चों रासायनिक हथियार होता है, उसका नाम होता है आपका पल्मोनरी एजेंट। क्या बोला जाता है? पल्मोनरी एजेंट। इसे कहा जाता है पल्मोनरी एजेंट। पल्मोनरी का मतलब होता है फेफड़े से, मतलब होता है फेफड़े से। ठीक है, अगर पल्मोनरी एजेंट टाइप के जो केमिकल्स होते हैं उनको पर से हमला किया जाएगा, तो अगर पल्मोनरी एजेंट चारों तरफ फैल गया, ये केमिकल चारों तरफ फैल गया, तो जब आप सांस लेंगे तो वो सांस के थ्रू ये फेफड़े के अंदर ये गैस चली जाएगी, और फिर उसके बाद आपका दम घुट जाएगा, और फिर दम घुटने से मौत हो जाएगी। सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, दम घुट जाएगा, फिर मौत होगी। तो ऐसे केमिकल जो हमारे फेफड़ों में जो है वो हमारा दम घोट देते हैं, ऐसे केमिकल्स को हम पल्मोनरी एजेंट के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर पल्मोनरी एजेंट की तरह से जिस केमिकल का यूज किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम होता है फॉस्जीन गैस। क्या होता है? फॉस्जीन गैस। तो फॉस्जीन गैस इज अ टाइप ऑफ पल्मोनरी एजेंट जो कि हमारे फेफड़ों को ब्लॉक कर देती है, इससे दम घुटने से लोगों की मौत होती है। ठीक है, तीसरा होता है बच्चों, वो होता है नर्व एजेंट। ठीक है, नर्व एजेंट एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जिन पर हमला करने से, अगर कहीं पर भी नर्व एजेंट जैसे केमिकल से हमला कर दिया जाए तो क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम यानी आपका तंत्रिका तंत्र ब्लॉक हो जाता है, आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, आपका ये पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देगा, और इन गैसों के संपर्क में आने के बाद आप जहां हैं वहीं पर ऐसे बैठे बैठे आपकी मौत हो जाएगी, क्योंकि नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा तो बॉडी के अदर सिस्टम काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, और वहीं पर बैठे बैठे मौत हो जाएगी। ठीक है, तो नर्व एजेंट ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, तंत्रिका तंत्र को ब्लॉक कर देते हैं। और उनका उदाहरण, ऐसे केमिकल का नर्व एजेंट का जो उदाहरण है उनमें कई उदाहरण है, इनमें से एक उदाहरण है ताबून गैस। ठीक है, ताबून एक प्रकार की गैस होती है, ताबून गैस। एक गैस होती है जिसका नाम होता है सोमान गैस। ठीक है, सोमान गैस। और एक गैस होती है जिसका नाम होता है सारीन गैस। तो ताबून, सोमान, सारीन गैस जो होती हैं वो नर्व एजेंट जैसा काम करती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है। ठीक है बच्चों, तो ये सब रासायनिक हथियारों के उदाहरण है। ब्लिस्टर एजेंट जो शरीर पर फफोले कॉज कर देता है, पल्मोनरी एजेंट जो सांस लेने में हमारे फेफड़ों को खराब कर देता है, नर्व एजेंट हमारे नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने की ताकत रखता है, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। तीसरा सामूहिक विनाश के हथियार होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं जैविक हथियार। क्या बोला जाता है बच्चों? उन्हें बोला जाता है जैविक हथियार या बायोलॉजिकल एजेंट या बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है। जैविक हथियार क्या होते हैं बच्चों? अगर मान लीजिए कोई भी जीवाणु है, ठीक है, कोई भी जीवाणु उदाहरण के तौर पर कोई भी जीवाणु है, कोई भी विषाणु है यानी वायरस, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी विषाणु है, वह वायरस है, या फिर बायोटॉक्सिन जैव विष, ठीक है, बायोटॉक्सिन या जैव विष यानी कि किसी जानवर से बना हुआ या किसी पौधे से बना हुआ अगर कोई जहर है, तो ये सब चीजें कहलाते हैं जैविक हथियार। अब मान लो कि किसी भी कंट्री पर किसी बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाता है उससे आपने हमला कर दिया, तो अगर आपने उससे हमला कर दिया, जैसे मान लो कि कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस क्या है कि एक तरीके का वायरस है। मान लो कि चाइना ने उसे बनाया, ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक मानने की बात हम कर रहे हैं कि मान लीजिए कि चाइना ने कोरोना वायरस बनाया और कोरोना वायरस बनाकर सारी दुनिया के देशों में फैला दिया। अब जरा सोचिए, चाइना ने 1 रुपया नहीं खर्च किया और बिना 1 रुपया खर्च किए, बिना किसी से किसी तरह की लड़ाई लड़े, उसने करोड़ों लोगों की जान ले ली और अरबों खरबों रुपए का जो है पूरी दुनिया में नाश कर दिया। तो सोचो कि ये जो जैविक हथियार होते हैं, जैविक हथियार क्या होते हैं? बीमारी फैलाने वाले जीवाणु, बीमारी फैलाने वाले विषाणु या उनसे बनने वाला जो विष होता है वो होते हैं, और इसकी मदद से बीमारियों को फैलाया जाता है, और इसकी मदद
से लोगों की जान ली जाती है। तो ये भी सामूहिक रूप से लोगों को मारने का काम करते हैं, एक साथ करोड़ों लोगों को मारने का काम करते हैं, लाखों लोगों को मारने का काम करते हैं। इसी वजह से इनको भी सामूहिक विनाश के हथियारों की कैटेगरी में रखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पूछ रहे थे कि वॉरहेड में क्या रखा होता है, तो वॉरहेड में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सामूहिक विनाश के हथियार रखे होते हैं। सामूहिक विनाश के हथियार क्या होते हैं, तो ये 3 कैटेगरी में मैंने इनको कैटेगराइज किया है: नाभिकीय हथियार, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, रासायनिक हथियार, ब्लिस्टर एजेंट, पल्मोनरी एजेंट, नर्व एजेंट, और जैविक हथियार, जीवाणु, विषाणु, जैव विष वगैरह होता है। तो आप चाहें तो उसी वॉरहेड में परमाणु बम रख सकते हैं, हाइड्रोजन बम रख सकते हैं, आप चाहें तो कोई रासायनिक हथियार रख सकते हैं, और आप चाहें तो कोई जैविक हथियार रख सकते हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश के हथियार क्या होते हैं, किस कैटेगरी में बांटे जाते हैं, मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है एक एक लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि आखिर ये क्या है और किस किस कैटेगरी में इन्हें बांटा जाता है और क्या क्या करते हैं। बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए, बिल्कुल बात क्लियर, जल्दी बताइए। मजा आया ये सारी चीजें जानकर? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अंशिमा, नहीं एक साथ नहीं रखेंगे, एक साथ नहीं रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, सबने नोट कर लिया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको मिसाइल क्या है मैंने बता दिया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है बता दिया। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि जो मिसाइल्स होती हैं बच्चों, इन मिसाइल्स को कैसे मतलब कह सकते हैं, कैसे हम इनको वो कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। ठीक है, और कैसे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मिसाइल है या जिसे प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं, तो ये जो मिसाइल होती हैं, ये मुख्यतः जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कि मुख्यतः ये मिसाइल 2 प्रकार की होती हैं। एक बैलिस्टिक कहलाती है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है, और दूसरी कहलाती है बच्चों क्रूज मिसाइल। क्या कहलाती है? क्रूज मिसाइल कहलाती है। बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल, तो 2 तरीके की मिसाइल होती हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, दूसरी क्रूज मिसाइल होती है। बेसिकली इनको इनके पथगमन, पाथवे के आधार पर इनको बांटा जाता है। तो इनका जो पथगमन आधार पर, यानी कि कौन सा ये रास्ता अपनाती हैं, कैसे ये चलती हैं, तो पथगमन आधार पर यानी कि पाथवे आधार पर कैसा रास्ता अपनाती हैं, उस पर ये 2 प्रकार की होती हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है, दूसरी क्रूज मिसाइल कहलाती है। तो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का में अगर डिफरेंस समझो बच्चों, बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, याद रखिएगा, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये जो रास्ता अपनाती है, ये हमेशा परवलयाकार रास्ता अपनाती है। यानी से यहां से उड़ान भरेगी और यहां से उड़ान भर के ऐसे पैराबोलिक यानी कि परवलयाकार रास्ता अपनाते हुए यहां पर हमला करती है। ठीक है, यहां पर अटैक करती है। तो हमेशा इस पैराबोलिक पाथवे को अपनाती है, फिक्स रास्ते को अपनाती है, बिल्कुल निश्चित यही रास्ता अपनाती है। यहां से उड़ती है, ऐसे जाकर यहां पर हमला बोलती है। तो ऐसी मिसाइल जो कि परवलयाकार रास्ता अपनाती है, ठीक है, परवलयाकार पथगमन रास्ता अपनाती है, ठीक है, फिक्स रास्ता अपनाती है, उसे हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। दूसरी जो मिसाइल होती है क्रूज मिसाइल बच्चों, क्रूज मिसाइल का कोई फिक्स पाथवे नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसे उड़ेगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, दाएं जाएगी, बाएं जाएगी, आगे पीछे ऊपर नीचे करते हुए जाकर अपने टारगेट को अटैक करती है। तो इसका कोई फिक्स रास्ता नहीं होता, निश्चित रास्ता नहीं होता, निश्चित पथगमन नहीं होता है, वो कैसे भी कैसी तरह से ऊपर पहुंचकर और कहीं पर भी हमला कर सकती है। तो ऐसी मिसाइल को क्रूज मिसाइल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, फिक्स निश्चित एक रास्ता अपनाती है, जबकि क्रूज मिसाइल एक निश्चित रास्ता नहीं अपनाती है और जाकर टारगेट पर अटैक करने का काम करती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूज मिसाइल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल के पर। तो पहले हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल पर कंसंट्रेट करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल को समझने की कोशिश करेंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल का मैं जहां तक मैं सबसे पहले हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल को समझने की कोशिश करेंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात की जाए बच्चों, तो बैलिस्टिक मिसाइल का मैंने क्या बताया कि एक निश्चित रास्ता अपनाती है, एक निश्चित रास्ता अपनाती है और निश्चित रास्ता अपनाकर परवलयाकार रास्ता अपनाते हुए ये हमला बोलती है। तो मान लीजिए बच्चों की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान से समझिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए कोई बैलिस्टिक मिसाइल है और ये 3 चरणों वाली बैलिस्टिक मिसाइल, यानी 3 इंजन इसमें लगे हुए हैं। अब मान लीजिए 3 चरणों वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, तो जैसे ये मतलब इसको लॉन्च किया जाएगा, जैसे इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, ये बहुत तेजी से इसका पहला इंजन जलेगा, बहुत तेजी से ये ऊपर जाएगी। जब बहुत ऊपर जाएगी, जैसे ये बहुत ऊंचाई पर पहुंचती है, वैसे ही इसका पहले चरण का इंजन जो है, उसका फ्यूल, उसका ईंधन खत्म हो जाता है और वो नीचे, उससे अलग होकर नीचे गिर जाता है। फिर इसका दूसरा चरण जलता है। दूसरा चरण जब जलता है तो ये कुछ और ऊंचाई पर जाती है, और जब कुछ और ऊंचाई पर जाती है तो इसका दूसरा चरण जो है वो अलग हो जाता है। दूसरा चरण जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है और इसके बाद इससे अलग होकर नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद इसका तीसरा चरण जलता है, और जब इसका तीसरा चरण जलता है वॉरहेड के साथ, तो ये कुछ और ऊंचाई पर पहुंच जाती है और इसका तीसरा चरण भी इससे अलग होकर गिर जाता है। अब ऊपर एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सिर्फ वॉरहेड बचता है। सिर्फ क्या बचता है बच्चों? वॉरहेड बचता है, और कोई इंजन नहीं बचता। ठीक है, वॉरहेड बचता है। अब ये जो वॉरहेड है मेरे प्यारे बच्चों, ये वॉरहेड जो है वो फ्री फॉल करता है। फ्री फॉल का मतलब ये हो जाता है कि ऊपर 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। अब 1200 किलोमीटर की ऊंचाई से ये पृथ्वी की तरफ जो है वो गिरेगा, और आपको पता है कि पृथ्वी जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से इसे खींचेगी वॉरहेड को, और इसकी जो गति है वो बढ़ती 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 और खूब बढ़ती जाएगी। और जब ये नीचे की तरफ ये वॉरहेड आएगा, नीचे की तरफ वॉरहेड आएगा, धीरे 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 नीचे, बहुत स्पीड और फिर इसके बाद जाकर जहां पर टकराकर एक बड़ा धमाका करेगा, वहां पर परमाणु बम से हमला हो सकता है, रासायनिक बम से हमला हो सकता है, किसी तरीके से हमला कर देगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज इंजन को यानी पहले चरण को जलाते हैं, तो ये ऊंचाई पर पहुंचता है, फिर पहला
पहला चरण अलग हुआ, दूसरे चरण का इंजन चलाते हैं और ऊंचाई पर पहुंचता है, दूसरे चरण का इंजन अलग हुआ, तीसरे चरण का इंजन चलाकर हम इसे एक बहुत ही अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं और फिर उसके बाद ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव की वजह से बड़ी तेजी से पृथ्वी की ओर आता है और आता है आकर ये जो है हमला बोल देता है। तो इसने एक फिक्स रास्ता अपनाया, एक पूरा फिक्स रास्ता अपनाया जो परवलयाकार रास्ता है, ठीक है, परवलयाकार रास्ता है। इसी रास्ते को अपनाकर ये हमारे टारगेट को अचीव करता है या टारगेट पर हमला करता है। तो ऐसी जो मिसाइल्स होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत रखा जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत रखा जाता है। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ये अपने साथ परमाणु बम भी ले जा सकती हैं, रासायनिक बम भी ले जा सकती हैं और नीचे जाकर ये हमला बोलती हैं, ठीक है, हमला बोलती हैं। तो होप कि कैसे ये काम करती हैं ये आपको समझ में मेरे प्यारे बच्चों आ गया होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा। अच्छा, हम लोग मिसाइल को क्या समझते हैं? हम लोग मिसाइल को सोचते हैं ऐसे मिसाइल होती है और ऐसे जाकर अटैक कर देती। नहीं, देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले चरण का इंजन अलग हो रहा है, दूसरा, तीसरा और फिर लास्ट में क्या गिरता है? लास्ट में सिर्फ और सिर्फ वॉरहेड गिरता है। बाकी जो इसके चरण यानी इसके इंजन जो है वो इसको सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचाने में यूज होते हैं, बाकी जो है नीचे हमला करने में इसका यूज नहीं होता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है। तो जल्दी से 2 लाइन लिख लीजिए इसके बारे में कि बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, कि बैलिस्टिक मिसाइल युद्ध में उपयोग में लाया जाने वाला, युद्ध में उपयोग में लाया जाने वाला, बैलिस्टिक मिसाइल युद्ध में उपयोग में लाया जाने वाला एक 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 हथियार है, एक हथियार है, एक हथियार है जो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, जो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, जो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए एक निश्चित पथ गमन, एक निश्चित गमन पथ, एक निश्चित गमन पथ, एक निश्चित गमन पथ पर वलयाकार, एक निश्चित गमन पथ पर वलयाकार गमन पथ को अपनाता है, पर वलयाकार गमन पथ को अपनाता है, अपनाता है। यह मुख्यतः ठोस तथा तरल इंजनों से चलता है, या मुख्यतः ठोस तथा तरल इंजनों से चलता है, तथा या ठोस तथा तरल इंजनों से चलता है, तथा एक लक्ष्य अथवा एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकता है, एक लक्ष्य अथवा एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकता है, भेद सकता है। हो गया बच्चों, इसे बना लिया आपने, इसको बना लीजिए, बिल्कुल बात क्लियर, बिल्कुल बात क्लियर। इसको ऐसे बना भी लीजिए जैसे कि आप समझा सकें, आप डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बात क्लियर, नोट कर लिया, इसे बना लीजिए जल्दी से। चलिए, हो गया। चलिए, अब जैसे एक लक्ष्य, मान लीजिए एक लक्ष्य को आपने ऐसे भेज दिया, ठीक है, एक लक्ष्य को भेज दिया। अगर आपके पास एक वॉरहेड है तो एक लक्ष्य को, कभी कभी बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है बच्चों, एक साथ ध्यान से देखिएगा, क्या होता है, एक साथ क्या होता है कि एक बैलिस्टिक मिसाइल के वॉरहेड में एक साथ मान लीजिए 3 वॉरहेड रखे हुए हैं, यानी 3 परमाणु बम रखे हुए हैं मान लीजिए। तो जब ये नीचे की तरफ आता है, तो जब ये नीचे सतह के करीब पहुंचता है, तो कभी कभी ऐसा होता है, मतलब कभी कभी समय नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनमें 3 परमाणु बम मान लीजिए रख दिया गया, ठीक है। तो जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, जैसे एक निश्चित दूरी पर, सतह की निश्चित दूरी पर पहुंचेगा, इस वॉरहेड से निकलकर, ठीक है, ये फिक्स होता है उसके अंदर, बिल्कुल इसी तरह से सेट किया जाता है कि एक वॉरहेड से एक परमाणु बम निकलकर और जाकर यहां पर अटैक कर देगा, मतलब एक जगह को, एक लक्ष्य को विस्फोट कर देगा। दूसरी जगह पर, दूसरा जो है वो नीचे गिरते हुए यहां पर इससे अलग होकर जो है वो वॉरहेड से निकलकर जो हमारा हथियार होगा वो दूसरी जगह पर अटैक करेगा, और तीसरा जो है वो सीधे जाकर यहां पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से एक साथ आप एक लक्ष्य को भी भेज सकते हैं, और कभी कभी बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से आप मल्टीपल वॉरहेड को रखकर और फिर मल्टीपल टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फिक्स होता है कि इस दूरी पर पहुंचेगा तो ये निकलेगा, फिर आगे ये निकलेगा, फिर आगे ये निकलेगा, और इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, एक साथ मल्टीपल लक्ष्यों को भेज सकते हैं। तो ऐसी ही एक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अभी भारत ने 2024 में जो है टेस्ट करी है, ठीक है, अग्नि 5 की MIRV नाम की मिसाइल। अग्नि 5 पहले हमारे पास थी, लेकिन 2024 में हमने अग्नि 5 MIRV टेस्ट की है। उस MIRV की खास विशेषता यही है कि वो एक साथ मल्टीपल वॉरहेड को मतलब इजेक्ट कर सकता है, और इस तरीके से एक साथ एक मिसाइल की मदद से हम 3 से 4 टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो अब वो कि आपको ये बात 100, ये जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहा होगा कि सर एक साथ मल्टीपल वॉरहेड कैसे अचीव किए जाएंगे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल वॉरहेड या मल्टीपल टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर सब लोगों को? बताइए, मजा आया ये सारी चीजें जानकर? 2024 में भारत उन देशों में शामिल हो गया जो एक साथ मल्टीपल वॉरहेड को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बात क्लियर? नहीं, आप अपने नोट से लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, मैं लिखवा रहा हूं तब भी बढ़िया, अपने मन से लिख रहे हैं और बढ़िया, ठीक है, और सबके मन से लिख रहे हैं तो उससे भी ज्यादा बढ़िया।
बस आपके एग्जाम में काम आना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये चीज जान गए। अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं बच्चों, बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात की जाए, तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये बैलिस्टिक मिसाइल जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो एक निश्चित रास्ता अपनाती हैं, परवलयाकार रास्ता अपनाती हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, इनको अगर हम क्लासिफाई करें, अगर इनको हम विभेदित करें, क्लासिफाई करें, ठीक है, तो इनमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग अक्सर नहीं होता है। जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग नहीं होता है ज्यादातर, इसमें ठोस और तरल ईंधन से ही काम चलाया जाता है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है क्रूज मिसाइल में, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक सतह से मार करने वाली, ठीक है, सतह से सतह पर अटैक करने वाली, यानी कि मतलब ये है कि यहां से हम किसी धरती की सतह से इसको लॉन्च करते हैं और ये जाती है और सतह पर ही हम अटैक करती है। तो इस तरीके की मिसाइल होती है बैलिस्टिक मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली। और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी पनडुब्बी से सतह, ठीक है, पनडुब्बी से सतह पर मार करने वाली, पनडुब्बी से सतह पर मार करने वाली। इसमें क्या होता है बच्चों कि पनडुब्बी एक पानी में चलने वाली एक कह सकते हैं कि एक जहाज होती है जो पानी के अंदर चलती है, पानी के अंदर चलती है, और ये पानी के अंदर ये जहाज चलती है, पानी के अंदर ये जहाज चलती है, और इसके अंदर मिसाइल फिट की जाती है, ठीक है, अंदर, और फिर उसके बाद पानी के अंदर रहती है, और इसके बाद इनको पानी के अंदर से लॉन्च कर दिया जाता है, ये पानी के अंदर से निकलती है और जाकर सतह पर हमला करके परमाणु हमला या कोई भी हमला कर सकती है। तो ऐसी जो मिसाइल्स होती हैं उन्हें पनडुब्बी से सतह पर लॉन्च करने वाली या सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सबमरीन, ठीक है, सबमरीन या सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल या पनडुब्बी से सतह पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, और ये सतह से सतह पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। सतह से सतह पर बच्चों हमला करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, इनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इनकी रेंज के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, रेंज के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे किया जाता है उसे मैं बताता हूं, पहले से जल्दी से नोट कर लीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, सतह से सतह पर हमला करने वाली, और दूसरी होती है पनडुब्बी से सतह पर हमला करने वाली। फिर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और पनडुब्बी से सतह पर लॉन्च करने वाली। हाँ, लॉन्च होता है, पानी से भी लॉन्च होता है, आपदा प्रवीण, पानी के अंदर उसे पनडुब्बी के अंदर रखी होती है मिसाइल, ढक्कन खुलता है, प्रेशर बनता है और पनडुब्बी से मिसाइल लॉन्च हो जाती है। ठीक है, लॉन्च हो जाती है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह पर हमला करने वाली दो प्रकार की होती हैं, एक सतह से सतह पर हमला करने वाली और दूसरी होती है पनडुब्बी से सतह पर हमला करने वाली। ठीक है, पनडुब्बी से सतह पर हमला करने वाली, नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये जो पनडुब्बी से सतह पर हमला करने वाली, सॉरी, सतह से सतह पर हमला करने वाली, ठीक है, जो मिसाइल्स होती हैं, इनको जो सतह से सतह पर हमला करने वाली जो मिसाइल होती है, उनको मारक क्षमता के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी ये जो सतह से सतह पर हमला करने वाली जो मिसाइल है, सतह से लॉन्च होती है, सतह पर हमला करने वाली होती है, इनको इनकी मारक क्षमता के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इनको विभाजित किया जाता है। मारक क्षमता के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो एक मिसाइल आती है, उसे बोलते हैं रेंज शॉर्ट रेंज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बीएम का मतलब बैलिस्टिक मिसाइल, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस इतना, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या छोटी दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपात। तो अगर मान लीजिए इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर की है, अगर मारक क्षमता 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर की है, अगर किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता मारक क्षमता 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की है, तो उसे बोलते हैं छोटी दूरी का प्रक्षेपात या शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, और अगर दूसरी कैटेगरी होती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, मध्यम दूरी का प्रक्षेपात, इसकी जो मारक क्षमता होती है, इसमें वो मिसाइलें आती हैं जो 1000 किलोमीटर से लेकर जिनकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक होती है, उन्हें हम लोग एमआरबीएम यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में रखते हैं। तो शॉर्ट में हम इसे एमआरबीएम कहते हैं, इसको एसआरबीएम कहते हैं, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तीसरी होती है लंबी दूरी का प्रक्षेपात, या इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरमीडिएट इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इनकी मारक क्षमता होती है 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर। ठीक है, 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या लंबी दूरी का प्रक्षेपात या आईआरबीएम कहते हैं। ठीक है, और चौथी होती है बच्चों इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपात, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती हैं, ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल होती हैं अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपात या वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम, जिनकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। तो 5000 किलोमीटर से ज्यादा वाली मारक क्षमता वाली जो मिसाइलें होती हैं वो कहलाती हैं आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपात या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आती हैं। तो ये जो हमारी सतह से सतह पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, एसआरबीएम, एमआरबीएम, आईआरबीएम और आईसीबीएम। ठीक है, तो उनकी क्या क्या मारक क्षमता हो सकती है, इसे नोट कर लीजिए। और मैं आपको एक खुशखबरी ये बताता हूं कि एक्जैक्टली हमारे पास कहीं पर भी जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड जो है, वो जितनी मिसाइल भारत में इन कैटेगरी में आती है, वो किसी बुक में या किसी इंटरनेट पर पूरी अपडेटेड जो है अपडेटेड लेटेस्ट अपडेट के साथ नहीं अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको यहां पर अभी आप इसे जल्दी से नोट करिए, तो मैं हर एक कैटेगरी में भारत की जो मिसाइल आती हैं उनकी मारक क्षमता के साथ और लेटेस्ट अपडेट के साथ आप लोगों को पूरा का पूरा नोट करवा दूंगा। ठीक है, तो आपके पास ऐसी लिस्ट होगी जो किसी के पास नहीं होगी, तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल जो कि सतह से सतह पर अटैक करती हैं, वो 4 कैटेगरी में आती हैं।
हो गया, नोट कर लिया बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो ये सारी कैटेगरी आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो बैलिस्टिक मैंने क्या बताया बच्चों? मैंने बताया आप लोगों को कि दो तरीके की बेसिकली मिसाइल होती हैं अगर पथगमन आधार पर देखें। बैलिस्टिक क्रूज, बैलिस्टिक को मैंने आपको बताया कि दो कैटेगरी में कर सकते हैं, सतह से सतह पर अटैक करने वाली और साथ ही साथ सबमरीन से सतह पर, सतह से सतह पर मार करने वाली चार कैटेगरी में हमने बांटी। छोटी दूरी एसआरबीएम, एमआरबीएम, आईआरबीएम और आईसीबीएम। तो होप मेरे प्यारे बच्चों से नोट कर लिया पूरी लिस्ट जो आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक है। एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आया हूं, एक एक चीज को अपडेट करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उसे नोट करने को तैयार हो जाइए। तो देखिए बच्चों, यहां पर मारक क्षमता के आधार पर सबसे पहले छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो भारत के पास, हमारे भारत के पास जो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास मौजूद है, उसमें सबसे पहले आती है पृथ्वी 1। पृथ्वी 1 की रेंज है 150 किलोमीटर। फिर दूसरी है पृथ्वी 2 जिसकी रेंज है 350 किलोमीटर। फिर आती है पृथ्वी 3 जिसकी रेंज है 350 से 600 किलोमीटर। और फिर आती है प्रहार और प्रगति। क्या नाम है बच्चों? प्रहार और प्रगति। ये दोनों एक ही मिसाइल हैं, ठीक है। प्रहार और प्रगति दो नाम से जानी जाती हैं, प्रहार और प्रगति। इसकी जो रेंज है 150 किलोमीटर, ठीक है। और फिर आ जाती है अग्नि 1, ठीक है। कौन सी? अग्नि 1 आ जाती है। अग्नि 1 की रेंज है लगभग 750 किलोमीटर, ठीक है। और अब इसको बढ़ा के 1250 किया जा रहा है, लेकिन अभी जो थी वो 750 किलोमीटर। इसके बाद आ जाती है बच्चों धनुष, ठीक है। धनुष की रेंज है 300 किलोमीटर, ठीक है, 300 किलोमीटर। और इसके बाद अभी 2023-24 में हमने नई मिसाइल टेस्ट करी है जिसका नाम है प्रलय। लगभग 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है, ठीक है। यहां पर है पृथ्वी 1 की रेंज है 150 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी 2 जिसकी रेंज है लगभग 350 किलोमीटर। और पृथ्वी 3, ठीक है, पृथ्वी 3 जिसकी रेंज है लगभग 600 किलोमीटर, ठीक है। ये मानी गई है। तो ये हमारे पास शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है बच्चों, जो भारत के पास मौजूद है, भारत के पास मौजूद है। और ये जो पेलोड का मतलब ये होता है कितना भारी हथियार ले जा सकती है। तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको जब वो पीपीटी मिलेगी तो उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं है, इतना याद आपको रह नहीं पाएगा और ना आपसे इतना पूछा जाएगा। रेंज पता होनी चाहिए, तो रेंज मैंने आपको यहां पर बता दी है। तो होप ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी और जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, जिससे कि ये पूरा मैं आपको कैटेगरी जो है वो बता दूं कम से कम। कर लिया? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी एमआरबीएम को देखेंगे। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में इसमें भारत के पास मुख्यतः जो है वो एक आती है जिसका नाम अग्नि 2 है, जिसकी जो रेंज है अग्नि 2 की रेंज है लगभग 2000 से 3500 किलोमीटर की रेंज है। 2000 से 3500 किलोमीटर की रेंज है। फिर आ जाती है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आईआरबीएम की जो में आती है दो मिसाइलें आती हैं। अग्नि 3 आती है जिसकी रेंज जो है लगभग 3500 से 5000 किलोमीटर और साथ ही साथ अग्नि 4 की जो रेंज है वो लगभग 4000 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से एमआरबीएम और आईआरबीएम में ये दो तरीके की मिसाइल भारत के पास मौजूद है, ठीक है। 4000 किलोमीटर की रेंज और 3500 से 5000 किलोमीटर की रेंज ये आईआरबीएम वाली है और ये एमआरबीएम है। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, अब हमारे पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब अंतर महाद्वीपीय जो प्रक्षेपास्त्र हमारे पास है, उसमें हमारे पास एक है जिसका नाम है बच्चों अग्नि 5। अग्नि 5 की जो रेंज है बच्चों 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक की है, यानी 8000 किलोमीटर के तक इसकी मारक क्षमता है, ठीक है। 3 चरणों वाली ये मिसाइल है। 3 चरण ठोस ईंधन से चलती है। ये 3 चरण में ठोस ईंधन से चलने वाली 5000 से 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये अग्नि 5 मिसाइल भारत के पास मौजूद है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। और तुम्हें पता है ये जो एरिया तुम देख रहे हो बच्चों, यहां से ध्यान से देखिएगा कि यहां से अगर लॉन्च कर दी जाए तो लगभग ये पूरा मलेशिया, इंडोनेशिया, ये पूरा का पूरा चाइना, ये पूरा का पूरा लगभग रशिया, ये पूरा यूरोप, पूरा आधा अफ्रीका और ये पूरा का पूरा जो एरिया है, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे बच्चों कि अगर हम अग्नि 5 से हमला करें तो मात्र 20 मिनट के अंदर हम इतने बड़े एरिया में कहीं पर भी मात्र 20 मिनट के अंदर हम परमाणु हमला बोल सकते हैं। परमाणु बम से किसी भी देश को, किसी भी जगह को बर्बाद कर सकते हैं सिर्फ 20 मिनट के अंदर। ये ताकत है अग्नि 5 की। तो अग्नि 5 बच्चों वो मिसाइल है जो कि 20 मिनट के अंदर इतने बड़े एरिया में कहीं पर भी अटैक कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, उसको नष्ट कर सकती है। तो 3 चरणों वाली ठोस ईंधन से चलने वाली 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर की क्षमता वाली सबसे ताकतवर या सबसे अधिक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास है, वो कौन सी है? अग्नि 5 है, ठीक है। अग्नि 5 है। तो ये अग्नि 5 बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक है। अग्नि 5। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस तरीके से ये सतह से सतह पर हमला करने वाली मिसाइल्स होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल, उसी तरीके से पनडुब्बी से सतह पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। और पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं उसमें भारत के पास दो हैं। एक है K-15, ठीक है, K-15 जो हमारे भारत के पास ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी रेंज 750 से 1500 किलोमीटर है, ये भारत के पास मौजूद है। और K4 जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है, पनडुब्बी से लॉन्च होती है। इसका ट्रायल अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, कुछ दिन पहले बच्चों, यानी अभी 10 दिन पहले, 12 दिन पहले किया गया है और ये काफी चर्चा में था। इसीलिए मैं कहता हूं बिल्कुल मेरे जो नोट्स है बिल्कुल करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं, कहीं से इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है।
ये अभी 10 दिन पहले जो है वो आईएनएस अरिघात नाम का की एक पनडुब्बी थी, उस आईएनएस अरिघात नाम की पनडुब्बी से नेवी ने K4 जो है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को क्या किया, जो है उसका टेस्ट किया। तो K4 अभी अब टेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी 2024 में, अभी 10 दिन पहले ये नवंबर में टेस्ट की गई है, ठीक है, नवंबर में टेस्ट की गई है 2024 में, और 3500 किलोमीटर की रेंज है। इस मिसाइल का नाम K4 है और K15 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास जो K15 मौजूद है, K4 का हमने टेस्ट किया है और अभी 10 दिन पहले टेस्ट किया है 3500 किलोमीटर की रेंज वाली। इसको आईएनएस अरिघात नाम के जो है सबमरीन से लॉन्च किया गया है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। तो अभी लेटेस्ट जो है हम लोगों ने कौन सी मिसाइल, अरिघात नाम की पनडुब्बी से हमने इसको टेस्ट किया है। ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों, ये जितनी मिसाइल मैंने आप लोगों को बताई, जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताया, बैलिस्टिक मिसाइल को कैटेगराइज करके बताया, इसको बांट कर बताया, होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो आज इसको मैं यहीं पर रखते हैं, ठीक है, यहीं पर रखते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम